मोदी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन एकजुट है। पूरी कोशिश है कि नाराजगी ना रहे, महत्वाकांक्षाएं ना रहें और सब खुले मन से बंद मुंह के साथ लड़ाई लड़ें। लेकिन वास्तविकता में यह कितना आसान है या फिर कितना मुश्किल, ये बताने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश हमारे साथ जुड़े। हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह और जैनेंद्र के सवालों के जवाब में उन्होंने नीतीश, ममता, लेफ्ट से लेकर राम मंदिर तक पर क्या कहा है, सुनिए आप। 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए को चुनौती देने के लिए इंडिया गठबंधन ने भी कमर कस ली है। आगे की उनकी रणनीति क्या होगी, और साथ ही एबीपी न्यूज सी वोटर ने जो अपना ओपिनियन पोल दिखाया है उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए मेरे साथ एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पार्टी के महासचिव जयराम रमेश साहब हैं। मेरे साथ जैनेंद्र भी रहेंगे। ओपिनियन पोल को ही पहले टच कर लेता हूं। हमारा जो ओपिनियन पोल आया सर, उसमें एनडीए 295 से 335, इंडिया गठबंधन 165 से 205, अदर्स 35 से 65। आज की स्थिति में आप सरकार बनाते नहीं दिख रहे। मैं इसमें विश्वास नहीं रखता हूं। हमारी रणनीति बन रही है, सीट शेयरिंग की बातचीत चल रही है। हमें पूरा विश्वास है, बदलेगा भारत, जीतेगा इंडिया। आपको लगता है कि सीट शेयरिंग बदलेगा भारत, जीतेगा इंडिया? जैनेंद्र, ओवरऑल तो आप लोग आंकड़ों में पीछे हैं, लेकिन कुछ राज्य मैं इन आंकड़ों में विश्वास बिल्कुल नहीं रखता हूं। लेकिन सर महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी है वो आगे है, पश्चिम कर, बंगाल में विपक्ष आगे है, बिहार में विपक्ष आगे है, तो बाकी राज्यों में ये तस्वीर क्यों नहीं दिख रही? मैं कह रहा हूं कि हमें पूरा विश्वास है, सीट शेयरिंग की बात चल रही है, गठबंधन को हम और मजबूत करेंगे। 28 तारीख को हमारा शंखनाद हो रहा है नागपुर में, हमारा स्थापना दिवस है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना दिवस है। हमें पूरा विश्वास है, बदलेगा भारत, जीतेगा इंडिया। अच्छा सर, अपना ओपिनियन बता दीजिए, क्या आपको क्या लगता है लोकसभा में कैसी परफॉर्मेंस आप लोगों की रहने वाली, कितनी सीटें? हम पूरा कोशिश करेंगे। देखिए, ये सब इसमें मेरा एक ही विचार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो आपको करना है करो, और हमें बहुत कुछ करना है। आसान नहीं है, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। हर एक राज्य में हमारे सामने चुनौतियां हैं, उसका मुकाबला करेंगे। जिन राज्यों में जैनेंद्र आपको बताना चाह रहे थे, कुछ राज्यों में हम कमजोर हुए हैं, कुछ राज्यों में हम मजबूत बेहतर कर रहे हैं, ये सब इसमें मैं देखना, जैसे सर मैं बिहार हम बेहतर कर रहे हैं उसकी मैं प्रशंसा करूं, और जहां हम पीछे हैं उसकी आलोचना करूं, ये सही नहीं है। 3 राज्यों के नतीजे आए सर हिंदी पट्टी के, उसमें भी आप बीजेपी को नहीं हरा पाए, तो अब लोकसभा में आप किस उम्मीद से, क्या तैयारी, आप खास रणनीति होगी? जहां हमें सीधा टक्कर करना है हम टक्कर करेंगे, जहां हमें गठबंधन में जाना है गठबंधन में जाएंगे। हमारी इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी की एक विशेष जिम्मेदारी बनती है, हमें इसको और मजबूत करना है, और जल्द से जल्द हमें सीट एडजस्टमेंट, जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है उसको हमें तय करना है। ये सब जानते हैं, हम पहचानते हैं। ये कब तक हो जाएगा सर? इंडिया अलायंस की मीटिंग में टीएमसी ने डेडलाइन 31 दिसंबर की डेडलाइन दी थी, बातचीत शुरू हो गई है। हमारे राष्ट्रीय स्तर पर एक गठबंधन के लिए एक समिति का गठन भी हुआ है, 5 सदस्यों की का समिति है, वो अलग अलग पार्टियों से विचार विमर्श करेगी। और जैसा कि मैंने कहा, जिन राज्यों में हम सीनियर पार्टी हैं, कुछ राज्यों में हम जूनियर पार्टी हैं, वो सब हम जानते हैं, पहचानते हैं, और सही वक्त पर जो सीट फॉर्मूला की घोषणा होनी है वो होगा। उम्मीद करें सर 15 जनवरी तक सीट बंटवारे की तस्वीर साफ हो जाएगी। खुले मन से पर बंद मुंह से हम ये सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं। इस पर बॉल बाय बॉल कमेंट्री हम नहीं दे सकते। चलिए जयराम रमेश साहब, ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि हम लोग भी इंडिया अलायंस की जो मीटिंग्स हैं उसको कवर करते हैं, ये पता चलता है कि आप ही के बड़े बड़े सहयोगी जो अलायंस में हैं, उनमें से कुछ प्रभावशाली सहयोगी वो ये चाहते हैं जल्द से जल्द कर लिया जाए, टाइम इज रनिंग आउट। शुरू हुआ है बातचीत। 19 तारीख को जब बैठक हुई, सभी लोग, खड़गे जी ने पहले ही कहा, कांग्रेस अध्यक्ष ने शुरुआत इस बैठक की कि हम जानते हैं ज्यादा भाषणबाजी की जरूरत नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे सामने, जल्द से जल्द हम सीट शेयरिंग खत्म करें। उन्होंने खुद ही कहा है, उन्होंने स्वीकारा है, और उसी के आधार पर हम आगे चल रहे हैं। अच्छा, जो ट्रिकी स्टेट्स हैं सर, मैं इंडिया गठबंधन की बैठक में आता हूं, आपका आगे का क्या रोड मैप हो सकता है? आप कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग जल्द से जल्द करना आपका उद्देश्य है, आप लोगों ने बातचीत शुरू कर दी है, लेकिन जो फ्रिक्शंस दिख रहे हैं सर, बैठक में समाजवादी पार्टी कह दे कि बीएसपी आई तो हम नहीं है, तृणमूल कांग्रेस के अपने कॉन्ट्रडिक्शन, सॉरी माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में कि आप तृणमूल के साथ जाएंगे कि लेफ्ट के साथ जाएंगे, सिमिलरली बिहार में अभी नीतीश जी का कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनको लेकर के तमाम तरीके के स्पेकुलेशंस चल रहे हैं। देखिए, ये फ्रिक्शन ज्यादातर मीडिया क्रिएटेड फ्रिक्शन है। ये पार्टियां पटना में मिली, बेंगलोर में मिले, मुंबई में मिले,
और अब दिल्ली में मिले हैं। 4 बार इनकी बैठक हुई। अगर इतना फ्रिक्शन होता तो 4 बार नहीं मिलते, बातचीत नहीं होती। बंगाल जैसे राज्यों में हाँ, चुनौतियां हैं। आप पहले इलेक्शंस दर अलग अलग लेफ्ट के दृष्टिकोण, साथ जाते हाँ, थे। बिल्कुल। इस बार क्या आपको लगता है टीएमसी और सीपीएम बिल्कुल, एक साथ काम कर बिल्कुल सकेंगे? इस इंडिया गठबंधन में तृणमूल भी है और वामपंथी पार्टियां भी है। जैनिन, सीट शेयरिंग के अलावा जो एक और महत्वपूर्ण विषय है सर, चेहरे का। बैठक में, इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी ने खरगे जी का नाम प्रपोज किया प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए। हालांकि वो ठीक है कि आप लोग कह रहे हैं कि पहले बहुमत लाओ फिर पीएम फेस, लेकिन क्या चुनाव लड़ो, चुनाव जीतो, सांसद लाओ, बहुमत लाओ, उसके बाद हम चेहरे की बात करेंगे। हमें बेस की जरूरत है, फेस की नहीं। सर ये बात दीदी को नहीं समझ में आई, ममता बनर्जी जी को? उन्होंने कहा, उन्होंने अपना विचार रखा है यार। एक हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, हम किसी की आवाज को दबाते नहीं है। बीजेपी की माफिक नहीं है। मोदी के सामने आता है, बोलता है, ज्ञान देता है, उपदेश देता है और सब लोग कहते हैं जी सर, जी सर, जी सर। इंडिया गठबंधन तो ऐसा नहीं है। इंडिया गठबंधन में अलग अलग नेता, आम लोगों के बीच में ये सवाल है, मोदी के सामने कौन? नहीं, मोदी के सामने क्या, कौन नहीं, मोदी के सामने क्या ऑल्टरनेटिव है, क्या विकल्प है? क्या विकल्प? आर्थिक नीति, सामाजिक रणनीति क्या होनी चाहिए, राजनीतिक रणनीति क्या होनी चाहिए, आर्थिक नीति क्या होनी चाहिए, उस पर विचार हो रहा है। सर इन नीतियों को बढ़ाएगा कौन? जनता चेहरा तो देखना। हमारे देश में, मैं बार बार कहता हूं, एक बार फिर से दोहराऊंगा, हमारे देश में चुनाव ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं होते हैं व्यक्तियों के बीच में, पार्टियों के बीच में लड़ाई जाती है चुनाव। पार्टी की विचारधारा, पार्टी सिंबल, पार्टी के चिन्ह, चुनाव चिन्ह, पार्टी की घोषणा, पार्टी की गारंटी, तो इनके आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। आप बार बार कहते हैं चेहरा कौन है, चेहरा कौन है। ये चेहरा नहीं है, ये फेस वाला नहीं है, ये बेस वाला है। अच्छा सर, ये जो नाम लिया ममता बनर्जी जी ने, जिनको सपोर्ट किया अरविंद केजरीवाल साहब ने, ये मीडिया का क्रिएशन तो नहीं है सर? इसके बाद ये खबर आने... विचार है यार, उनके विचार अलग अलग विचार हैं, पर सभी ने ये माना कि अभी प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता है सीट शेयरिंग के लिए, प्राथमिकता है एक साझा कार्यक्रम के लिए। कौन फेस होगा, कौन सा फेस होगा, क्या होना चाहिए या नहीं, उस पर और बातचीत होगी। सर यहीं से ये बात निकल कर आई कि यही बात तो नीतीश जी को नाराज कर गई। नहीं, नीतीश जी नाराज नहीं थे। नीतीश जी, उन्होंने भी अपना विचार व्यक्त किया, सभी ने। खरगे जी ने खुद कहा कि अभी चेहरे का वक्त नहीं है, अभी वक्त है सीट शेयरिंग का, अभी वक्त है कॉमन प्रोग्राम का, एजेंडा का। तो अलग अलग विचार है यार। देखा, बार बार मैं कहता हूं कि इंडिया गठबंधन एक तंत्र का तोप नहीं चलता है। इंडिया गठबंधन में हर व्यक्ति अपना विचार व्यक्त करता है या करती है और उसको सुनाया जाता है और उसके बाद एक आम सहमति बनती है। इंडिया गठबंधन सर्वसम्मति नहीं बनाती है, एक आम सहमति बनाकर आगे हम चलते हैं। और सीट शेयरिंग को भी लेकर मैं आपको यकीन दिला दूं, मैं आपको बता दूं कि सीट शेयरिंग को भी लेकर हम आम सहमति के आधार पर ही आगे चलेंगे। सर 29 तारीख को जेडीयू ने अपनी बैठक बुला ली है, आपके नॉलेज में आप ये कह सकते हैं कि नीतीश जी इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे? इस बात का खतरा है कि वो इंडिया गठबंधन से बाहर निकल सकते? बनी रहेगी। इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी को जो कुछ करना है वो करेगी। नहीं सर, नीतीश जी को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं? एक व्यक्ति को मत लीजिएगा, मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ। इंडिया गठबंधन को लेकर हमें जो कुछ करना है हम जरूर करेंगे। जैनिन, 2004 में तैयार हम, ये शंखनाद है कांग्रेस पार्टी का नागपुर से। हम का हिस्सा सर, हम का हिस्सा नीतीश जी अंत तक बने रहेंगे। हम तो इंडिया पार्टी है, ना केवल कांग्रेस पार्टी है पर इंडिया गठबंधन भी है उस इंडिया में, उस हम में। शंखनाद करने जो आप लोग नागपुर जा रहे हैं, हाँ। उसके पीछे क्या मैसेज है? नागपुर में क्यों लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने जा रही है कांग्रेस पार्टी? महत्वपूर्ण राज्य है। लोग पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से आ सकते हैं और नागपुर अम्बेडकर के, जो बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में नागपुर का भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। क्या इसलिए भी कि वो आरएसएस का हेडक्वार्टर है और वहां से आप लोग? आरएसएस का नहीं यार, एक सेंट्रल जगह है, बिल्कुल देश के बिल्कुल सेंटर में है, सभी लोग आ सकते हैं। और महाराष्ट्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। 2024 के लिए महाराष्ट्र को जीतना हमें बहुत जरूरी है। जयराम सर, और आपके आंकड़े ही दिखा रहे हैं कि हम महाराष्ट्र में आगे हैं। अब आप उस आंकड़े के बारे में नहीं, उस आंकड़े के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, पर आप ही को याद दिलाऊंगा आपके आंकड़े को। सर जैनेंद्र दूसरे सवाल पे डिफ्लेक्ट हो गए थे, मैं एक बार जरूर आपसे पूछना चाहता हूं कि
जब ये नाम नीतीश जी का, माफ कीजिएगा मुझे पूछ लेने दीजिए, ममता बार बनर्जी बार जी ने नाम के बारे में बस एक इस मुद्दे पर बस एक आखिरी सवाल सर, तब ये बात सामने आई कि जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं ने इंटरव्यूज में, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं तमाम चैनलों पे, मीडिया एजेंसीज में ये कहा कि ममता बनर्जी ने खेला कर दिया। इससे ये संदेश गया कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने का, और सुनिए कि वो राहुल गांधी जी की भी लीडरशिप शायद सबको एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये अलग अलग विचार है, उन्होंने विचार व्यक्त किया, उस पर कुछ बातचीत हुई और खरगे साहब ने उस पर स्पष्टीकरण दे दिया कि अभी हमारे सामने मुद्दा ये नहीं है, अभी हमारे सामने मुद्दा सीट शेयरिंग का है, एक कॉमन प्रोग्राम का है। अगर चेहरा होना है, चेहरा नहीं होना है, अगर हमें प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषणा करना है या नहीं, वो बाद में उस पर विचार होगा। अभी वो हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है सर, क्योंकि हमारे देश में हमारी चुनावी प्रणाली दलों पर आधार है, व्यक्तियों पर आधार नहीं। सर, जयराम रमेश ये तो जरूर कह रहे हैं कि खुले मन से बंद मुंह के साथ गठबंधन के सहयोगियों के साथ बातचीत होगी, किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे, लेकिन लगातार खटपट की खबरें आती रहती हैं। और इस बीच एक बड़ी बात आपको बता दें, ये जो इंटरव्यू आप सुन रहे थे उस दौरान जयराम रमेश का यह कहना था कि नीतीश कुमार नाराज नहीं है। जिस तरीके का घटनाक्रम देखने को मिला था और ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ा दिया था, उसके बाद भी कई सवाल खड़े हो गए थे। पीएम पद के लिए जिस तरीके से खड़गे की उम्मीदवारी को न सिर्फ ममता बनर्जी ने आगे बढ़ाने का काम किया था, अरविंद केजरीवाल ने भी। और अब जयराम रमेश इस इंटरव्यू में यह कहते हुए नजर आए कि नीतीश कुमार नाराज नहीं है, इंडिया गठबंधन एकजुट है, यह कहना जयराम रमेश का। अभी बेस पर काम कर रहे हैं, फेस पर नहीं, यानी अभी बुनियादी तौर पर गठबंधन को मजबूत करने का काम चल रहा है। ये फेस वाला जो सवाल है, लगातार आप सुन रहे थे कैसे आशीष कुमार सिंह भी पूछ रहे थे वहां इंटरव्यू के दौरान, जैनेंद्र भी पूछ रहे थे, लेकिन इस पर खुलकर जयराम रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। गठबंधन की बैठक में भी और बाद में जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई आप लोगों की, उसमें भी इस बात पर चर्चा हुई कि जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए, खासतौर पर मध्य प्रदेश, उसमें सहयोगी दलों को, इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ गठबंधन करना चाहिए था, मसलन मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ। आप अब रिजल्ट के बाद मानते हैं कि विधानसभा चुनाव में अलायंस करना चाहिए? विचार करना है, वो वर्किंग कमेटी में इस पर बातचीत हुई और कई लोगों ने ये विचार व्यक्त किया कि हमें गठबंधन करना चाहिए था। हालांकि वो सीट मांग रहे थे 4, 5 या 6, हमें दिया जाना था। तो इस पर बातचीत हुई है और जो रणनीति तय होगा, अभी हमारे केंद्र स्तर पर एक समिति है, वो सभी पार्टियों से बातचीत करेगी और जो हमें सबक सीखना है इन नतीजों से, काफी निराशाजनक ये सबक आपने सीखा है कि अगर असेंबली इलेक्शन में अलायंस कर लेते? मुझे पूरा उम्मीद है जो हमें सबक सीखना है हम जरूर सीखेंगे और जो गलतियां हमने की हैं उसको हम नहीं दोहराएंगे। सर, जो आप नीतियों की बात, हमारे में कोई अहंकार नहीं है, हम यहाँ बैठे नहीं है, हमारे में कोई अहंकार नहीं है। खड़गे जी ने साफ कहा है, राहुल जी ने साफ कहा है बैठक में, इंडिया बैठक में, कि जो कुछ हमें करना है, हमें माने कांग्रेस पार्टी, जो कुछ कदम हमें उठाने हैं हम उठाने के लिए तैयार हैं। और जो नतीजे आए हैं ये बिल्कुल हमारे जो एक्सपेक्टेशन था, जो हम उम्मीद कर रहे थे, उसके बिल्कुल विपरीत है इन 3 राज्यों में, और उससे हमें सबक सीखना है, हम सीखेंगे। सर मैं ये बोल रहा था कि आप, समीक्षा हुई है, आप कॉमन प्रोग्राम और नीतियों की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन जिन पर आगे बढ़ेगा, ऐसे में अगर एक बड़े इंडिया गठबंधन के घटक के एक बड़े सांसद देश के उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करें और आप इतने तमाम सांसद, संसद सुनिए तो, संसद से आप लोग निकाले गए, मैं आ रहा था उस पे, बार बार आप मिमिक्री की बात करते हैं। सर मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप सवाल तो सुन लें, इतने सांसद जब बाहर निकाले गए, ये कोर इशू बनना चाहिए था, वो डिफ्लेक्ट हो जाता, वो डाइवर्ट हो जाता, आपको नहीं लगता इससे नुकसान होगा? ये मीडिया के सहयोग से ये डाइवर्ट किया जा रहा है। असली मुद्दा क्या है? नहीं। 145 सांसद सस्पेंड हुए हैं, 146। सर हम तो वही इशू रेस कर रहे थे, बीच में एक सांसद ने ये कर दिया, तो ये तो मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि गृह मंत्री नहीं आए, 13 दिसंबर को ये सुरक्षा चूक हुई और इसमें बीजेपी मैसूरू के सांसद का एक भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृह मंत्री नहीं आए, उन्होंने वक्तव्य नहीं दिया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, पर उन्होंने टीवी चैनल पर जाके कहा जब पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोले, पर मीडिया को जाकर उन्होंने इंटरव्यू दिया। हमारी क्या मांग थी, इंडिया गठबंधन की क्या मांग थी कि गृह मंत्री आए और एक वक्तव्य दें, उस पर 3-4 सवाल उठाए जाएंगे नेताओं से और उसका जवाब दीजिएगा और पार्लियामेंट का सत्र चलेगा। ये अहंकार जो है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का, G2 का जो अहंकार है,
G20 हो गया, अभी G2 है, तो इनका अहंकार जो है उसके खिलाफ हमने ये प्रदर्शन किया। सर आप लोग क्या और अभी इनको उससे ध्यान हटाया जा रहा है, मिमिक्री, गिमिक्री, ये सब ये मुद्दे नहीं है। मुद्दा ये है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है और सुरक्षा चूक हुई है, और उस पर गृह मंत्री चुप है संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर। सर इन कोर इश्यूज पे आप क्या आपको लगता है कि इन रन अप टू इलेक्शन सरकार को ला पाएंगे, जवाबदेही तय कर बिल्कुल पाएंगे? नहीं, हम अभी तो संसद सत्र नहीं होगा, अभी वोट ऑन अकाउंट होगा। हमें जनता के बीच में जाना है। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, पार्लियामेंट खतरे में है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। हमें इलेक्शन कमीशन से टाइम नहीं मिल पा रहा है कि हम जाके उनको कहें कि ईवीएम पर कई लोगों ने सवाल उठाया है, इस पर कुछ आप इसकी जांच करवाइए। ईवीएम पे कोई सवाल जाने बिल्कुल सर, आपको भरोसा है जो आप लोगों ने एक जो प्रस्ताव पारित किया इंडिया अलायंस की बैठक में कि जो वीवीपैट में जो पर्चियां गिरती हैं वो एक पर्ची वोटर को भी मिले, इसको लेकर के आप चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपने वाले हैं? के खिलाफ नहीं है ये प्रस्ताव जो हमने पारित किया इंडिया गठबंधन के बैठक में। हमने सिर्फ एक सुझाव दिया था और हमने टाइम मांगा है इलेक्शन कमीशन से, हमें टाइम नहीं मिल रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ईवीएम को बंद करो, हम ये नहीं कह रहे हैं। हमने कहा है कि कुछ सवाल उठाए गए हैं, कुछ डाउट है, कुछ शक है, उसको दूरी करना आपका जिम्मेदारी बनती है, आपकी कर्तव्य होता है, पर हमें टाइम ही नहीं मिलता है। तो स्ट्रेटजी क्या होगी फिर सर ईवीएम के मसले पर? फिर इंडिया अलायंस की स्ट्रेटजी क्या होगी? दरवाजा खटखटाते रहेंगे, हमें सुनिए, हमारी सुनवाई हो। क्या कोर्ट भी जा सकते हैं आप लोग इस मसले कोर्ट को? भी छोड़िए, हर एक मामले में हमें कोर्ट जाना भी सही नहीं है। हमें इसको लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना है। कुछ सवाल उठाए गए हैं और हमने एक सुझाव दिया है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन उस सुझाव पर विचार करे और हमें कहें हमने विचार किया है, ये हमें स्वीकार नहीं है, वो भी कह दें, वो भी सही है, पर हमें टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। ये लोकतंत्र है, देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जहां विपक्ष पार्टियां इलेक्शन कमीशन से अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है। इसके बारे में टुवर्ड्स द एंड आखिरी का सवाल करूं उससे पहले सर, क्या कोई डेडलाइन दे सकते हैं सीट शेयरिंग का? कब तक कर लेंगे आप? अगले कुछ दिनों में हो जाएगा, जनवरी के पहले दूसरे हो जाएगा, सही वक्त पर हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा ना, पंजाब और दिल दिल्ली बड़ा है, मन खुला है, पर मुंह बंद है। सर स्टेट यूनिट्स जो आपस में डिफरेंस हो, ठीक है, अलग अलग नजरिया है। पंजाब में आम अलग आदमी अलग पार्टी से हो दृष्टिकोण है, पाएगा alliance? पंजाब में, दिल्ली में, अलग अलग, उसको सब एक आम सहमति के आधार पर, आम सहमति, सर्वसम्मति नहीं। अच्छा, आम हाँ, सहमति। पूछो। हम आम दो के पेड़ चीजें के नीचे सर, बैठे हुए अंत हैं। करने से आम पहले सहमति। अंत करने से पहले दो चीजें पूछना चाहता हूं। एक तो सीट शेयरिंग की डेडलाइन, ओपिनियन पोल के बारे में नहीं, ओपिनियन पोल पर हो गया। डेडलाइन, एक तो आपने सीट शेयरिंग की बात कही, एक शुरुआत कब से हो रही है उसका इंतजार किया जा रहा है। भारत जोड़ो, हम डेडलाइन का पालन करेंगे, हेडलाइन का नहीं। नहीं, एक डेडलाइन की नहीं, एक शुरुआती तारीख का इंतजार किया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा उस पर बातचीत हुई का है। दूसरा चरण शुरू कब से हो रहा है? वर्किंग कमेटी में कई लोगों ने कहा, एक दो लोगों ने कुछ शक जताई कि क्या पद यात्रा हो सकता है। अभी वक्त नहीं है पद यात्रा का, पर किसी तरह का भारत जोड़ो यात्रा होना जरूरी है, सभी लोगों ने कहा। नए साल में दूसरा चरण राहुल गांधी की यात्रा का शुरू होने वाला है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक हो सकता है, और कब तक इसका ऐलान हो इसकी जाएगा? संभावना से हम भाग नहीं सकते। और एक आखिर में, 22 जनवरी की तारीख राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उस दिन होने जा रही है। खबरें आई है कि बीजेपी हर लोकसभा सीट से 2000 से 5000 लोगों को विजिट करवाने वाली है, अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करवाने वाली है। एक तो बीजेपी की ये जो मेगा रणनीति है, इसके काउंटर में आपके पास क्या प्लान है? और दूसरा, बातचीत हो रही है, आपकी लीडरशिप को इन्वाइट किया गया है, सोनिया जी को, किया खड़गे गया जी है, को, वो क्या leadership क्या सोच शामिल रहे होंगे अभी प्राण हम प्रतिष्ठा कह नहीं कार्यक्रम में? सकते। 22 तारीख को है ना, खड़गे जी से मुलाकात हुई है, सोनिया गांधी जी से मुलाकात हुई है, वो जाएंगे या नहीं तभी पता चलेगा। अभी तक कोई व्यू नहीं बना सर उसको लेकर। अंतिम निर्णय नहीं लिया गया, इस पर विचार चल रहा है, विचार विमर्श हो रहा है। बट जाने की संभावना है? हाँ, ये देखिए, अगर हम जाएंगे तो हम जाएंगे, आपको कहकर तो नहीं जाएंगे। तो आपको पता चल जाएगा 21 तारीख को कि हम जा रहे हैं कि नहीं, पर निमंत्रण आया है, ये बात सही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए जयराम रमेश साहब, जिन्होंने एट लेंथ सभी मुद्दों पर अपनी राय रखी। ओपिनियन पोल पर थोड़ा हिचक रहे हैं कुछ भी बोलने से, लेकिन उनका अपना यह आश्वासन है कि मिल करके साझा कार्यक्रम के साथ इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा और बेहतर परफॉर्मेंस, सीट शेयरिंग जल्द से जल्द कर ली जाएगी और बेहतर परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में इस बार इंडिया गठबंधन की होगी।